नन्ही सी पिंकी हैरानी से आर्यन को देखती रही। आर्यन अनिका की गाड़ी गेट से बाहर चले जाने के बाद भी वहीं पर खड़ा कुछ सोच रहा था। पिंकी ने आर्यन से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अनिका आंटी ने अभी अभी तुमसे जो कहा वो झूठ था? नन्हे से आर्यन ने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब बड़े लोग बच्चों से झूठ बोलते हैं तब वो उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मॉम ने अभी अभी मुझसे जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल झूठ था। अगर उन्हें कोई भी काम होता है तो वो हमेशा ही फोन पर अपना काम निपटाती है, कभी किसी मीटिंग के लिए बाहर नहीं जाती। मॉम के लिए काम के बाद अगर कोई चीज दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है उनकी नींद। इस तरह तैयार होकर मॉम कभी बाहर नहीं गई। आर्यन की बात सुनकर पिंकी की आंखें पहले से और ज्यादा बड़ी हो गई थीं। पिंकी को आर्यन की हर बात पर काफी भरोसा था। पिंकी अच्छी तरह जानती थी कि अगर आर्यन ने कोई बात कही है तो काफी सोच समझकर कही होगी। पिंकी ने आर्यन से पूछा, फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारे पापा को मिलने गई होंगी? इस बार और कुछ देर तक सोचने के बाद आर्यन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड से मिलने गई हैं, क्योंकि जब भी मॉम डैड को मिलने जाती है वो मुझे और रिया को साथ लेकर चलती हैं। इस वक्त रिया डैड के साथ है और डैड रिया को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाते। वो रिया से बहुत प्यार करते हैं। बिजनेस के अलावा अगर डैड कहीं भी जाते हैं तो रिया को जरूर साथ लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मॉम डैड को मिलने गई हैं तो डैड रिया को लेकर आए होंगे, और अगर डैड रिया को लेकर आए तो माँ मुझे भी लेकर जरूर चलती। मगर इस बार मॉम अकेली बाहर गई है। मुझे लगता है मॉम डैड को मिलने नहीं गई है। इस बात पर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखते हुए पिंकी ने आर्यन की ओर देखकर हैरानी से कहा, तो क्या इसका मतलब आंटी किसी और अंकल को मिलने गई है? नन्हा सा आर्यन पिंकी की इस बात पर सर झुकाकर कुछ देर के लिए खड़ा रहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर आर्यन ने रिया को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, आर्यन के कानों पर रिया की आवाज पड़ने लगी। आर्यन समझ गया था कि रिया किसी के साथ मोबाइल पर गेम खेल रही थी। रिया ने आर्यन से कहा, जल्दी कहो ब्रदर, क्या काम है तुम्हें? मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग चैंपियनशिप खेल रही हूँ। अगर और तो गेम जीत गई तो मैं ये चैंपियनशिप की विनर हो जाऊंगी। ये सुनकर आर्यन इतना समझ चुका था कि रिया अपने कमरे में बैठी गेम खेल रही थी, मगर फिर भी आर्यन ने रिया से पूछा, डैड कहाँ है? क्या तुम डैड के साथ हो? रिया ने गेम खेलते हुए ही आर्यन को ऊंची आवाज में जवाब देते हुए कहा, नहीं, डैड तो किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज वो बहुत बिजी हैं। तुम्हें उनसे क्या काम है? आर्यन ने बात बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम अपना गेम खेलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ये कहते हुए आर्यन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नन्ही सी पिंकी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुमने रिया को सच क्यों नहीं बताया? आर्यन ने अपना सर झुकाते हुए पिंकी की बात का जवाब दिया, क्योंकि रिया को लगता है बहुत ही जल्द हम चारों एक परिवार बनकर रहने लगेंगे। मैं उसे सच्चाई बताकर निराश नहीं करना चाहता था। ये कहते हुए आर्यन के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी। आर्यन अभी उम्र में काफी छोटा था, मगर बड़ों की काफी बातें समझने लगा था। ये कहा जा सकता था कि हमेशा शांत रहने वाला आर्यन लोगों को ऑब्जर्व करने में काफी तेज हो चुका था। ये क्वालिटी शायद उसके अंदर रोहित मारवा से विरासत में आई थी, मगर इस वक्त उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी उसके सामने खड़ी थी। जिस सपने को दोनों भाई बहन ने मिलकर देखा था, वो सपना आर्यन को टूटता हुआ नजर आ रहा था। इस वक्त आर्यन अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा था। अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने की कोशिश जैसे आर्यन अकेला ही कर रहा था। मन ही मन वो सोचने लगा कि उसके डैड हमेशा बिजनेस मीटिंग में बिजी रहते थे, मॉम हमेशा अपनी काम और सोने में बिजी रहती थी, उसकी नन्ही सी बहन रिया बेफिक्र होकर अपनी गेम में मस्त रहती थी। परिवार को एक साथ लाने की कोशिश पूरे परिवार में सिर्फ एक अकेला आर्यन कर रहा था, ऐसा उसे महसूस होने लगा था। सारे परिवार को एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी अकेले आर्यन के कंधों पर आ गई थी। तभी नन्ही सी पिंकी ने धीमी और सॉफ्ट आवाज में आर्यन से कहा,
तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि अनिका आंटी रोहित अंकल को ही मिलने गई हो सकता है कि इस बार वो तुम लोगों को साथ ना ले जाना चाहते हो। ये बात भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझसे छुप छुप कर मॉम और डैड अकेले अकेले कहीं घूमने चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात को हम तीनों एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हैं, मगर सुबह जब मेरी आंखें खुलती हैं तब मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी होती हूँ। पता नहीं ये बड़े लोग ऐसा क्यों करते हैं, मगर ये बात तो मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि मेरे मम्मी पापा भी कई बार मुझे जानबूझकर अपने से दूर कर देते हैं। दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर भी पता नहीं अचानक ही बीच बीच में उन्हें ऐसा क्यों हो जाता है। मैंने ये बात कई बार मॉम और डैड दोनों से पूछने की कोशिश की है, मगर जब भी मैं ऐसा कोई सवाल करती हूँ तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मॉम ने मुझे एक दिन बताया कि ये सारी बातें समझने के लिए मैं अभी बहुत छोटी हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे अपने आप सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। अनिका आर्यन के मन में चल रही बातों से बिल्कुल अनजान थी। रोहित के साथ एक आलीशान रेस्टोरेंट के प्राइवेट कमरे में बैठी हुई अनिका के सामने कई सारे अलग अलग सैलेड रखे गए। रोहित ने इस बार सिर्फ अपनी मनपसंद की डिश मंगवाई थी, जो ज्यादातर देश दुनिया भर के सबसे महंगे और एग्जॉटिक वेजिटेबल से बनी हुई थी। सैलेड के साथ साथ कई सारे सॉस और डिप्स भी परोसे गए थे। रोहित चॉपस्टिक से अपनी बोल से एक निवाला उठाता है और फिर उसे अलग अलग डिप्स में डुबोने के बाद अपने मुंह में डालता है। अनिका के लिए ये सारा प्रोसेस काफी थका देने वाला था। अनिका अक्सर हाथ से खाना खाना पसंद करती थी। इस तरह से खाने की और टेबल पर चॉपस्टिक्स के सहारे खाना अनिका के लिए काफी अनकंफर्टेबल था। जब रोहित ने देखा कि अनिका काफी अनकंफर्टेबल थी, तो अपनी चॉपस्टिक में रोहित ने एक निवाला बनाया, उसे अपनी मनपसंद सॉस में डुबोया और फिर अनिका को अपने हाथों से वो निवाला ऑफर किया। उस वक्त बिना कुछ सोचे अनिका ने भी अपना मुंह खोल दिया और रोहित ने धीरे से निवाला अनिका के मुंह में रखा। तभी अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जो निवाला उसने मुंह में रखा था वो दरअसल रोहित ने उसे खिलाया था। अनिका की नजरें रोहित से मिली और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे अनिका अपने मुंह में रखा निवाला चबाने लगी। तभी रोहित ने धीमी मगर गहरी आवाज में अनिका से पूछा, क्या तुम जानती हो यहाँ जितने भी सैलेड हैं वो सारे के सारे फैट फ्री हैं। जितना मर्जी खाओ मगर वजन नहीं बढ़ेगा। हालांकि अनिका खुद एक डॉक्टर थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि प्लेट में रखा गया हर वेजिटेबल काफी एक्सोटिक था और काफी न्यूट्रिशियस था। मगर अनिका की धड़कनें ये सोच सोच कर तेज होने लगी थी कि पूरे कमरे में लाइट रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था और इस वक्त कमरे में रोहित और अनिका के अलावा कोई वेटर या स्टाफ नजर नहीं आ रहा था। रोहित हमेशा ही अनिका के सामने बैठा करता था, मगर आज रोहित बिल्कुल अनिका के बगल में बैठा था। रोहित के शरीर से आ रही उसके परफ्यूम की खुशबू अनिका तक पहुंच रही थी। निवाला खिलाते वक्त रोहित जरूरत से ज्यादा अनिका के करीब आ चुका था। रोहित जिस तरह से अनिका को देख रहा था, अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कोई हनीमून कपल है जो इस वक्त अपनी कमरे में अकेले थे। टॉपिक बदलने के लिए अनिका ने रोहित से कहा, यहाँ का खाना काफी अच्छा है। इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मगर मैंने अभी तक खाना चखा नहीं है। ये कहते हुए रोहित धीरे धीरे अनिका के पास आया। रोहित के पास आते ही अनिका के दिल की धड़कन और तेज होने लगी। वो रोहित को पूछना चाहती थी कि आखिर वो उसके इतने करीब क्यों आ रहा था, मगर इससे पहले कि अनिका रोहित को कुछ पूछने के लिए अपने होंठ हिलाए, रोहित के होंठ अनिका के होंठों से टकराए। ऐसा नहीं था कि रोहित पहली बार अनिका को चूम रहा था, मगर आज अनिका के होंठों को रोहित के होंठों ने जब छुआ तो अचानक ही उसके पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ने लगा था। ये पहली बार था जब अनिका रोहित को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। देखते ही देखते अनिका भी रोहित की बाहों में जैसे पिघलने लगी थी। रोहित ने खास तौर पर प्राइवेट रूम की बुकिंग की थी और होटल के स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि खाना सर्व करने के बाद कोई रोहित और अनिका को डिस्टर्ब ना करे। आलीशान होटल के आलीशान प्राइवेट रूम में हल्की हल्की रोशनी की गई थी। ज्यादातर पूरे कमरे में कैंडल जलाई गई थी, जिसकी रोशनी की वजह से
पूरा कमरा येलो लाइट में चमक रहा था। काफी माइल्ड और रोमांटिक म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा था। हालांकि रोहित ये बात भूल गया था कि वो लोग इस वक्त अपने बेडरूम में नहीं थे, मगर अनिका अच्छी तरह जानती थी कि वो लोग इस वक्त एक होटल में डिनर कर रहे थे। अनिका एक ऐसी लड़की थी जो हर वक्त हर चीज अपनी कंट्रोल में रखना अच्छी तरह से जानती थी, मगर ये अनिका की जिंदगी में शायद पहली बार हुआ था कि अनिका पर कोई कंट्रोल कर रहा था। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने उसके पूरे शरीर पर कंट्रोल पा लिया था। मगर किसी तरह अपना होश संभालते हुए अनिका ने रोहित को जोर से पीछे धकेला। धक्का लगते ही रोहित के होंठ अनिका के होंठों से अलग हुए। झटके की वजह से रोहित पास लगे टेबल से टकराया और टेबल की प्लेट नीचे गिरी। प्लेट की आवाज से रोहित और अनिका फिर से होश में आए। रोहित अनिका की ओर फिर से प्यार से देखने लगा। इससे पहले कि अनिका रोहित को कुछ कहती, रोहित ने अपना एक हाथ अनिका की कमर पर डाल दिया और अनिका को अपनी ओर जोर से खींचा। रोहित ने अनिका को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की। तभी अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, मैं रिया नहीं हूं। इससे पहले कि अनिका कुछ और कहती, रोहित ने फिर से अनिका को चूमना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त रोहित के बुक किए हुए प्राइवेट रूम के बाहर कुछ वेटर हाथ में खाना लिए खड़े हो गए। वो जैसी कमरा नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे, उन्हीं कमरे के दरवाजे से दो परछाइयां प्यार करती हुई नजर आईं। ये देखकर वेटर आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। गुलेरिया हाउस में आकाश और श्रेया पिंकी और आर्यन को खाना खिला रहे थे। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल पास करण बैठकर मेन डोर की ओर देख रहे थे। आकाश उन्हें 3-4 बार खाने पर बुला चुका था, मगर करण ने हर बार यही जवाब दिया था कि उन्हें भूख नहीं है। आकाश अच्छी तरह जानता था कि करण क्यों खाना नहीं खा रहे थे। तभी अचानक करण ने आकाश की ओर देखकर कहा, काफी वक्त हो गया, अभी तक अनिका वापस नहीं आई। आकाश ने मुस्कुराते हुए करण से कहा, आप तो दिल्ली का ट्रैफिक अच्छी तरह जानते हो, अभी तो शायद वो होटल पहुंची भी नहीं होगी। खाना खाकर वापस आने में कम से कम 3-4 घंटे का वक्त लग सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा देर वेट करना चाहिए। तभी अचानक करण के मन में ख्याल आया। करण ने आकाश को अपने पास बुलाकर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अनिका रोहित से मिलने गई है? ना में अपना सिर हिलाते हुए आकाश ने कहा, नहीं, ऐसा उसने कहा तो नहीं है। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए करण ने आकाश से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अनिका किसी और को मिलने गई हो? जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठे आर्यन ने ये बात सुनी, आर्यन ने आकाश और करण की ओर मुड़कर कहा, क्या आप लोगों को भी ये बात पता है कि मॉम किसी और के साथ बाहर गई हैं?